नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे चांद पर लैंड करने के बिल्कुल करीब ही था कि अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 3,22,000 किलोमीटर दूर स्पेस के ऐसे हिस्से में था जहां तक पहुंचने में इनको पूरे 3 दिन लग चुके थे। स्पेसक्राफ्ट के मेन ऑक्सीजन टैंक में कोई खराबी हुई और वो एक जोरदार झटके से फट चुका था। ये ऑक्सीजन टैंक अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन फराहम कर रहा था, यानी एस्ट्रोनॉट्स अब समझ चुके थे कि उनके बचने का अब कोई चांस मौजूद नहीं है। केबिन में अब सिर्फ 15 मिनट जिंदा रहने का ऑक्सीजन बचा था और जाहिर है इतने कम टाइम में वापस अर्थ तक पहुंचने का भी कोई चांस नहीं था। नाज़रीन, स्पेस में रोबोट्स को भेजना ही नासा के लिए काफी मुश्किल टास्क होता है, लेकिन स्पेस में जीते जागते इंसानों को भेजना और फिर उनको सही सलामत वापस अर्थ तक लाना एक ऐसा मिशन होता है जिसमें अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो सालों की मेहनत के साथ साथ इंसानी जान भी खोने का डर लगा रहता है। चाहे कोई भी स्पेसक्राफ्ट हो, वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेडिएशन से बचाने के साथ साथ उनको अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर भी फराहम करता है ताकि वो अंदर जिंदा रह सके। प्रेशराइज्ड केबिन्स जिनमें ऑक्सीजन फराहम करने के लिए ऑक्सीजन टैंक्स भी लगे होते हैं और केबिन से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करने के लिए स्पेशल फिल्टर्स भी लगे होते हैं। अगर किसी भी वजह से स्पेस में कोई हादसा पेश आए तो स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ उसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स हमेशा हमेशा के लिए काले आसमानों में खो जाएंगे, जिनको वापस लाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसा ही एक हादसा अप्रैल 1970 में अपोलो 13 पर पेश आया था। ये एक सच्ची कहानी है जो किसी साइंस फिक्शन स्टोरी से हरगिज कम नहीं है। इस मिशन से 1 साल पहले यानी 1969 में अपोलो 11 चांद पर कामयाबी के साथ लैंड कर चुका था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स था जिसने चांद की जमीन पर कदम रखा था। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12 का मून मिशन भी कामयाब हो चुका था, लेकिन अब बारी थी अपोलो 13 की, जिसका मेन मकसद चांद पर मजीद एक्सप्लोरेशन करना था। अपोलो 13 को चांद के एक ऐसे हिस्से में लैंड करना था जहां किसी एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है और चांद के इस हिस्से को फ्रा मैरो कहा जाता है। इस मिशन के कमांडर जेम्स लॉवेल थे, जबकि इनके साथ 2 मॉड्यूल पायलट जॉन स्वाइगर और फ्रेड हेज भी थे। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर अपनी फैमिलीज को छोड़कर अपोलो 13 मिशन के लिए रवाना हो गए। मिशन का आगाज 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा में वाक़े जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ। क्योंकि ये चांद पर इंसानों का कोई पहला ट्रिप नहीं था, इसी वजह से इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट देखने में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे। इस स्पेस क्राफ्ट के 3 हिस्से थे, जिसमें कोन शेप का ये हिस्सा कमांड मॉड्यूल कहलाता था। ये कमांड मॉड्यूल वही जगह थी जहां तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादातर टाइम रहना था। दूसरा हिस्सा, जिसकी शक्ल स्पाइडर जैसी दिखती है, ये लूनर मॉड्यूल कहलाता था और इसका मेन मकसद चांद पर लैंड करना और वहां से एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर जाना था। तीसरा और आखिरी हिस्सा ये सिलेंडर था जिसमें स्पेस क्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन टैंक्स मौजूद थे और इसी वजह से इसको स्पेस क्राफ्ट का दिल भी कहा जाता है। अब प्लान ये था कि पहले ये पूरा स्पेस क्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और तभी इनमें से 2 एस्ट्रोनॉट्स सही टाइम पर इस लूनर मॉड्यूल में बैठकर उसको स्पेस क्राफ्ट से अलग करेंगे और चांद पर लैंड कर जाएंगे। चांद पर सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद लूनर मॉड्यूल इनको वापस चांद के ऑर्बिट में लेकर जाएगा, जहां वो वापस स्पेस क्राफ्ट से जा मिलेंगे और वापसी अर्थ की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि चांद पर लैंड करना तो दूर की बात, बल्कि ये लोग एक ऐसे भयानक हादसे का शिकार होने जा रहे हैं जो कभी इनके सपने में भी नहीं आया होगा। इनको अर्थ से रवाना हुए 55 घंटे गुजर चुके थे। स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 3,22,000 किलोमीटर दूर तेजी से चांद की तरफ रवाना था। इसी दौरान एक एस्ट्रोनॉट ने रूटीन के मुताबिक ऑक्सीजन टैंक का लेवल चेक करने के लिए जब बटन दबाया तो अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ। ये झटका इतना शदीद था कि कमांड मॉड्यूल में बैठे दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने भी इसको महसूस किया। क्योंकि मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेज की मजाक करने की आदत थी, इसी वजह से पहले सबको यही लगा कि शायद इसने फिर से कोई मजाक किया है। लेकिन इस बार फ्रेड हेज भी दूसरे 2 एस्ट्रोनॉट्स की तरह हैरान और परेशान था। अभी वो कुछ और सोचते कि तभी मास्टर अलार्म लाइट और इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई। मालूम पड़ा कि 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स के मिल जाने की वजह से ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है। मिशन कमांडर ने फौरन इस वाक़े की खबर अर्थ पर मौजूद नासा के मिशन कंट्रोल को दी।
ये खबर मिलते ही नासा के मिशन कंट्रोल में जैसे अफरा तफरी सी मच गई, क्योंकि नासा के इंजीनियर्स को अच्छी तरह इल्म था कि ऑक्सीजन टैंक फट जाने के इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। 1-2 मिनटों के बाद जब मिशन कंट्रोल ने स्पेस क्राफ्ट से रियल टाइम डाटा निकाला तो मालूम पड़ा कि न सिर्फ स्पेस क्राफ्ट में एक ऑक्सीजन टैंक फटा है, बल्कि दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी तेजी से खाली होता जा रहा है। इसके साथ साथ 3 में से 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी फट चुकी हैं, जो कि स्पेस क्राफ्ट को चलाने का अहम तरीन जरिया थी। एक ही वक्त में इतने ज्यादा मसलों को हैंडल करना मिशन कंट्रोल के लिए हद से ज्यादा मुश्किल था। दूसरी तरफ स्पेस क्राफ्ट में मिशन कमांडर जेम्स लोवेल ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसको सर्विस मॉड्यूल में से कोई गैस लीक होती दिखाई दी। ये ऑक्सीजन गैस थी जो दूसरे और आखिरी ऑक्सीजन टैंक में से लीक हो रही थी। इस वक्त तक तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि वो एक बहुत बड़े मसले में फंस चुके हैं। अब कंडीशन ये थी कि इनकी लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी, इनके पास पीने का पानी भी नहीं था, इनका सिर्फ आखिरी पावर बैकअप बचा था और लगे हाथ जो सांस ये लोग ले रहे थे वो भी आखिरी और लीक शुदा ऑक्सीजन टैंक से आ रहा था। इन मसलों के साथ साथ एक और भयानक मसला भी था। जी हाँ, ब्लास्ट की वजह से पूरा एयरक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर बैठा था। इसका मतलब ये था कि अगर इन्होंने फौरन अपनी डायरेक्शन सही नहीं की तो ये हमेशा हमेशा के लिए डीप स्पेस में गुम हो जाएंगे। लिहाजा इनको सबसे पहले अपनी डायरेक्शन ठीक करनी थी। दूसरी तरफ ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वो तमाम टेलीविजन नेटवर्क्स जो इस मिशन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे थे, वो अब अपोलो 13 पर होने वाले हादसे को रिपोर्ट कर रहे थे। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिलीज के साथ साथ पूरी दुनिया इस अफसोसनाक खबर को देख रही थी। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। ब्लास्ट को अब पूरा 1.5 घंटा गुजर चुका था। दूसरे ऑक्सीजन टैंक में अब सिर्फ इतना ऑक्सीजन बचा था कि अगले 15 मिनट तक वो कमांड मॉड्यूल को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेगा। इसी मौके पर नासा के मिशन कंट्रोल ने ये फैसला किया कि एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से निकालकर लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाए। खुशकिस्मती से लूनर मॉड्यूल में उसकी अलग ऑक्सीजन सप्लाई थी, लेकिन मसला ये था कि वो एक छोटी सप्लाई थी और सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स के लिए डिजाइन की गई थी। पर क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसी वजह से यही कदम उठाना पड़ा। तीनों एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल में चले तो गए, लेकिन ये इन तीनों को कब तक जिंदा रख सकेगा, ये जानने के लिए नासा के इंजीनियर्स जमीन पर रियल टाइम कैलकुलेशंस कर रहे थे। कैलकुलेशन से पता चला कि लूनर मॉड्यूल 3 एस्ट्रोनॉट्स को अगले 2 दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। लेकिन असल सवाल अभी तक वहीं मौजूद था कि आखिर ये तीनों वापस अर्थ तक कब और कैसे लाए जाएंगे। ये वो सवाल था जिसका जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं था। अपोलो 13 को अर्थ तक वापस लाने के लिए नासा के पास 2 ऑप्शंस मौजूद थे। पहला ये था कि मेन इंजन को इस्तेमाल करके पूरे स्पेस क्राफ्ट को अर्थ की तरफ लाया जाए, लेकिन क्योंकि ये मेन इंजन भी सिर्फ आखिरी फ्यूल सोर्स पे चल रहा था, इसी वजह से इंजीनियर्स को खदशा था कि रास्ते में ही ये इंजन भी कहीं बंद ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन था कि चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके स्पेस क्राफ्ट को अर्थ तक धकेला जाए, जिसमें काफी कम पावर इस्तेमाल होगी। नासा मिशन कंट्रोल ने ये दूसरा ऑप्शन चूज तो किया, लेकिन इसमें भी एक मसला था। जी हाँ, वो मसला ये था कि जब स्पेस क्राफ्ट चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पूरा एक गोल चक्कर लगाकर आएगा, तब उसको चांद के ऑर्बिट से निकालकर अर्थ की तरफ धकेलना होगा, और ये काम करना होगा लूनर मॉड्यूल के इंजन की मदद से। लूनर मॉड्यूल का इंजन, जो कि सिर्फ चांद से टेक ऑफ करने के लिए डिजाइन था, उससे ये काम पहली बार लिया जाना था, जो कि काफी ज्यादा रिस्की था। लूनर मॉड्यूल के रॉकेट्स को किस पॉइंट पर और कितनी देर के लिए चलाया जाएगा, ये कैलकुलेशंस भी इतनी आसान नहीं थी। इन कैलकुलेशंस में छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़े हादसे को दावत दे सकती है। अर्थ पर नासा के मिशन कंट्रोल ने ये सारी कैलकुलेशंस करके एस्ट्रोनॉट्स को भेजी, और लूनर मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने वही किया जैसा उनसे कहा गया था। चांद के गिर्द चक्कर लगाने के बाद एक खास पॉइंट पर पहुंचकर उन्होंने 35 सेकंड तक रॉकेट बर्न किया, जिससे आखिरकार उनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो चुकी थी। पूरे 2 दिनों के बाद स्पेसक्राफ्ट 32,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ अर्थ के काफी करीब पहुंच चुका था, और अब इनको काफी मुश्किल तरीन चीज का सामना करना था। वो मुश्किल चीज ये थी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले इनको लूनर मॉड्यूल छोड़कर वापस कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही इस काम के लिए बनाया गया था। लिहाजा अपने स्पेस सूट पहनकर वो कमांड मॉड्यूल में गए, जहां सारे कंप्यूटर्स बंद पड़े रहने की वजह से वहां का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जा चुका था। अर्थ में एंट्री के लिए उन्होंने खुद को लूनर और सर्विस मॉड्यूल से अलग कर दिया।
नासा के मिशन कंट्रोल और पूरी दुनिया के लोगों का सांस रुका हुआ था, क्योंकि अब वो वक्त काफी करीब आ चुका था जब बगैर कंट्रोल्स के ये लोग अर्थ में वापस एंटर होने जा रहे थे। एंट्री के वक्त गरमाइश की वजह से पूरे 3 मिनटों तक उनसे राब्ता टूटा रहा। जब 3 मिनट के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया तो सबको यही लगा कि शायद एस्ट्रोनॉट्स जान की बाजी हार बैठे हैं। लेकिन फिर अचानक वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने रेडियो पर अपनी खैरियत का पैगाम भेज दिया। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही उन्होंने अपने पैराशूट खोल दिए थे, जिसको अब टेलीविजन पर भी दिखाया जा रहा था। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिलीज के साथ साथ हर शख्स ये मंजर देखकर जश्न मना रहा था। आखिरकार पूरे 5 दिनों के बाद 17 अप्रैल को उनका मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में जा गिरा, जहां से उनको फौरन रेस्क्यू कर लिया गया।